प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं के लिए अध्याय 2 का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो हमारा अध्याय है, हमारा जो चैप्टर है, समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, यानी कि समाज शास्त्र में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इस चैप्टर में हमें पता लगेगा कि सामाजिक समूह क्या हैं, समूह के प्रकार क्या हैं, सामाजिक समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं, जाति क्या है और जाति और वर्ग में क्या अंतर है। इस प्रकार हमारे चैप्टर में इसका वर्णन किया गया है। इसका अध्ययन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारा बनता है कि सामाजिक समूह है क्या। देखो प्यारे बच्चों, कि सामाजिक समूह, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। वो किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो किसी न किसी समूह का सदस्य बना रहता है। उस समूह के कारण ही उसका समाजीकरण होता है या उसके व्यक्तित्व में विकास होता है। इसीलिए सामाजिक समूह जरूरी है। अनेकों समूह हमारे समाज में पाए जाते हैं। परिवार है, पड़ोस है, मित्र मंडली है, राजनीतिक दल है, राष्ट्र है, गांव है, ये सभी क्या हैं, सामाजिक समूह है। और सामाजिक समूह की परिभाषा क्या दी, अनेकों समाजशास्त्रियों ने अलग अलग सामाजिक समूह की परिभाषा दी। उनमें से हम 2 परिभाषाएं करेंगे। जैसे सामाजिक समूह किसे कहते हैं, ऑगबर्न एवं निम्कोफ के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं। एक अकेला व्यक्ति किसी भी समूह का निर्माण नहीं कर सकता। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समूह के निर्माण करते हैं। मैकाइवर और पेज ने क्या कहा, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सामाजिक समूह। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ मिलता है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या अपनी रुचि के अनुसार दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है। जब वो दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है और अपने संबंधों के द्वारा उसको प्रभावित करता है तो वो क्या कहलाएगा, एक समूह का निर्माण करेगा। इसलिए वो एक सामाजिक समूह कहलाएगा। अब आता देखो एग्जाम्पल, एक परिवार है, एक गांव है, एक राष्ट्र है, एक मजदूर संगठन यानी कि श्रमिक संगठन है, या कोई राजनीतिक दल है, या नगर है, पड़ोस है, आदि अनेकों समाज में समूह पाए जाते हैं। अब आता है कि सामाजिक समूह की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, सामाजिक समूह के लिए क्या जरूरी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता जो है व्यक्तियों का समूह, जो कि हमारी परिभाषा में ही आया है, जब एक अकेला व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है, तभी समूह का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 2, सामान्य रुचि। समूह का निर्माण जब होता है, एक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है। तो जब वो संबंध स्थापित करता है समान रुचि वालों के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं। जैसे किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित सामान्य हों, एक जैसे हों, तभी समूह का वो निर्माण कर सकता है। उसके बाद आता है ऐच्छिक सदस्यता। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति प्रत्येक समूह का सदस्य हो, वह अपनी इच्छा के अनुसार समूह का सदस्य बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जहाँ पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, समान रुचि वाले सदस्य मिलेंगे, उसी समूह का वो सदस्य बनेगा जहाँ पर उसकी आवश्यकता या समान रुचि मिलती हो। तो जो समूह की विशेषता है वो है ऐच्छिक सदस्यता। अपनी इच्छा के अनुसार वो समूह का सदस्य बनता है। कार्य विभाजन। जब कोई व्यक्ति समूह का निर्माण करता है या किसी समूह का निर्माण हो जाता है तो ये जरूरी है कि उसमें कार्यों का विभाजन किया जाए। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी उद्देश्य के कारण होता है, इसीलिए इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्यों का बंटवारा किया जाता है, कार्यों का विभाजन किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा समूह में एकता। कोई भी समूह हो, वो समूह उस समय तक कायम रह सकता है जब उस समूह के सदस्यों में एकता रहती हो। यदि उस समूह के सदस्यों में एकता नहीं रहती तो समूह क्या हो जाता है, बिखर जाता है, समूह
टूट जाता है। इसलिए कोई समूह या समूह के रूप में उस समय तक कायम रह सकता है जब तक उसके सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती हो। यदि उनमें एकता की भावना खंडित हो जाती है, टूट जाती है, तो समूह बिखर जाता है। इसलिए समूह में एकता की भावना एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उससे आगे आता है नंबर 6 पे सत्रीकरण। सत्रीकरण का मतलब होता है ऊंच नीच की भावना, ठीक है ना। समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं हो सकते। समूह को चलाने के लिए पद सर्जित किए जाते हैं, पद बनाए जाते हैं, और समूह में समान पद नहीं हो सकते। ये अलग अलग परिस्थितियों एवं भूमिका जो निभाते हैं, हर पद की अलग परिस्थिति होती है और उस पद पर बैठे व्यक्ति की अलग भूमिका होती है। उसका समूह के नियमों के अनुसार उसका निर्वहन करना पड़ता है, उस भूमिका को निभाना पड़ता है। इसीलिए समूह में उतार चढ़ाव पाया जाता है। उससे आगे ढांचा। प्रत्येक समूह की एक संरचना होती है, एक ढांचा होता है, और उसके नियम होते हैं, उसकी कार्य प्रणाली होते हैं, उसके अधिकार होते हैं, और समूह के प्रति क्या करते हुए वो होते हैं। समूह में कितने पद हैं और उन पदों की क्या क्या भूमिकाएं हैं, वो सब तय कर दी जाती हैं। इसलिए एक समूह को चलाने के लिए ये सभी नियम, कार्य प्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद और भूमिका आदि तय कर दिए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक समूह का एक ढांचा होता है, एक संरचना होती है, ठीक है। उसके आगे सामाजिक संबंध। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है। सिर्फ व्यक्ति के होने से ही काम नहीं चलता, इसलिए उन व्यक्तियों में संबंध भी स्थापित होने चाहिए। जब तक संबंध स्थापित नहीं होंगे तब तक वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, और प्रभावित नहीं करेंगे तो समूह का निर्माण नहीं होगा। इसलिए समूह में सामाजिक संबंधों का होना अति आवश्यक है। समूह केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उनके बीच सामाजिक संबंधों का होना भी अनिवार्य है। अगला पॉइंट है हमारा सामूहिक आदर्श। सामूहिक आदर्श में क्या आएगा कि प्रत्येक समूह के अपने प्रतिमान और आदर्श होते हैं, और जो सदस्यों को पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं। जो प्रतिमान होते हैं समूह के, आदर्श होते हैं, वो जो समूह के सदस्य हैं उनके व्यवहारों को क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। समूह के प्रत्येक सदस्य को से ये अपेक्षा की जाती है कि वो उन नियमों का पालन करे, उन आदर्शों का पालन करे। उससे आगे वाला जो पॉइंट है हमारा आदान प्रदान। एक समूह के सदस्य अपने विचारों का सिर्फ आदान प्रदान ही नहीं करते। जब व्यक्ति किसी समूह का सदस्य बन जाता है, किसके आधार पर बनता है, चाहे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समूह का सदस्य बना हो या किसी और वजह से उस समूह का सदस्य बना हो, लेकिन जब वो उस समूह का सदस्य बन जाता है तो उनमें जो सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं वो सिर्फ विचारों का आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं रहते। मान लो किसी व्यक्ति को कोई विपदा आ जाती है तो ऐसी अवस्था में समूह के अन्य सदस्य उसकी सहायता भी करते हैं और उसका सहयोग भी करते हैं। इसलिए एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि एक दूसरे का सहयोग और सहायता भी करते हैं। किस समय पर? कष्ट के समय पर। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।